नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मॉक टॉक पर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 2 में जो क्लास 11 और 12 के टीचर्स के लिए पेपर हुआ था, उसकी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने लैंग्वेज का पेपर और जीएस का पेपर कंबाइन किया है। खूब मेहनत कीजिए, पूरा पेपर अच्छे से बनाइए और ऑल द बेस्ट। चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। There are 30 और 31 days in डैश मंथ। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें द लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, डी या फिर ई। तो बोला है कि महीने में 30 या फिर 31 दिन होते हैं, इसमें आपको बताना है। इन तो इसमें आएगा बच्चों ए, यानी बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि देखो एक मंथ की बात हो रही है, तो जब एक मंथ की बात है, क्योंकि बोल रहा है ना कि देयर आर 30 to 31 डेज इन अ मंथ, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माई फादर इज डैश इंजीनियर इन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी मेरे पिता जो है वो इंजीनियर है किसमें? तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में। इसमें द आएगा या एन आएगा, ए या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, है ना। क्यों आएगा? क्योंकि ई है। ई क्या होते हैं पता है सब लोगों को? वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बेडरूम, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो बेडरूम में मिलती है? ऑप्शन देखिए, पिलो, टेबल लैम्प, कर्टेन्स, डी या फिर ई। पिलो यानी तकिया, टेबल लैम्प पता है आप सभी को, कर्टेन्स यानी पर्दे। तो बताइए, तो इसका उत्तर जाहिर सी बात है डी होगा, क्योंकि पिलो, टेबल लैम्प और कर्टेन, है ना, तीनों चीज़ें बेडरूम में मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ रूम, यानी एक रूम का कौन कौन सा हिस्सा है, किसमें किसमें कौन सी चीज़ें हैं जो रूम में मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए यही, विंडो, सीलिंग, फ्लोर, डी या फिर ई, यानी खिड़की या सीलिंग यानी छत। ठीक है, फ्लोर यानी ज़मीन। तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो इसका उत्तर भी आसान है, डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं कमरे में। चलिए अगला प्रश्न। रेनी सीजन कम्स बिफोर, रेनी सीजन किससे पहले आता है? ठीक है, ऑप्शन विंटर, स्प्रिंग, समर, डी या फिर ई। विंटर यानी ठंड का मौसम, स्प्रिंग यानी बसंत और समर यानी पता है गर्मी। तो बताइए कि रेनी सीजन कौन से मौसम से पहले आता है? तो चलिए आसान है अब तो, इसका उत्तर है ए, विंटर। अगला प्रश्न। द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, यानी साल का 8वां महीना कौन सा होता है? बहुत आसान है ना। अब गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8 नंबर पे अगस्त आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में अगस्त नहीं है, जुलाई है, सितंबर है, अक्टूबर है। तो इसका उत्तर ई होगा, नन ऑफ द अबव। ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखिए। सिस्टर इन लॉ इज, यानी सिस्टर इन लॉ, कहीं भी इन लॉ लग जाता है तो वो ना ससुराल पक्ष का हो जाता है। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ कौन होती हैं? वो हस्बैंड सिस्टर। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी ये अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, इसका मतलब होता है का या फिर की। ठीक है, तो ये है पति की बहन, पत्नी की बहन, ब्रदर की बहन, डी या फिर ई। ठीक है, तो देखिए बात ऐसी है कि सिस्टर इन लॉ जो है वो हस्बैंड की बहन को भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। जो वाइफ के लिए सिस्टर इन लॉ कौन है? तो हस्बैंड की बहन। और हस्बैंड के लिए सिस्टर ऑफ इन लॉ कौन है? तो वाइफ की बहन। तो इसका उत्तर ना डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए यही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आते सबको होंगे, रिश्ते बहुत बेसिक रिश्ते हैं, सबको आते होंगे, लेकिन ये ट्रिक है जो आपको पकड़नी है और गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए। कजिन्स आर, कजिन्स है ना, ऑप्शन देख लीजिए, मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग, डी या फिर ई।
तो इसका उत्तर होगा डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। कजिन्स तो वही होते हैं ना कि कोई मटर्नल यानी मम्मी की साइड के लोग, मामा के बच्चे, चाचा मौसी के बच्चे, पैटर्नल यानी चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, सिबलिंग तो कोई भी भाई बहन हो गया, तो कज़िन में तो तीनों आ गए, इसीलिए डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हिंदी शुरू हो जाता है, तो आसान है अब तो आप लोगों के लिए। देखिए, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, डी या फिर ई। बहुत आसान है, चांदी एक द्रव्य है, कोई भाव नहीं है, कोई जाति नहीं है, तो इसका उत्तर है ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? ठीक, तो हस्ताक्षर, छाया, आंसू, डी या फिर ई। तो ये आप लोग को अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग क्या कीजिए कि कोई वाक्य बनाइए जिसमें आपको समझ आएगा। ठीक, बना के देखिए। जैसे मेरे आंसू गिर रहे हैं, आपने एक आंसू की बात की, नहीं की, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है, बट छाया जो है वो एक वचन रहेगा, तो इसका उत्तर रहेगा बी साथियों। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, शब्दकोश की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखना है कि जो छ है वो क जमा श से बनता है, इससे मिलके श बनता है, तो क वर्ण वाले शब्दों के ठीक बाद। ठीक है, तो यानी इसका उत्तर होगा सी, क के पश्चात। ये भी ट्रिकी सवाल है, हम लोग वर्णमाला पे जाएंगे ना कि लास्ट में छ आता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये सब संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजन से मिलकर बने हैं, इसीलिए जिस व्यंजन से मिला है उसी का शब्दकोश में प्रयोग होगा, यानी क के पश्चात। अगला प्रश्न, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन देखिए, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, डी या फिर ई। तो इसका ना उत्तर साथियों होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा? तो देखिए, इसमें ना निश्चयवाचक भी हो सकता है और संबंधवाचक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जिसकी है, ये जो है ये संबंधवाचक है। ठीक है, और यह जो है वो निश्चयवाचक है, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण के प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, असार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, डी या फिर ई। बहुत आसान है, देखने से समझ आता है कि ये नहीं है। असार्वनामिक विशेषण कोई विशेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ठीक, तो विभत्स, लगान, आगामी, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर जो है वो है ए, विभत्स। इसका शुद्ध रूप होता है बीभत्स। ठीक है, याद रखना है, वी नहीं होता है, गलत नहीं करके आना है। अच्छा, अगला शब्द देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अगेन वही वर्तनी का प्रश्न है, तो क्षत्रिय, क्षत्रिय, उज्ज्वल, डी या फिर ई। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि शुद्ध वर्तनी पूछा है, लेकिन इसका उत्तर है ई। ठीक है, तीनों विकल्प गलत हैं। ठीक, अच्छा बताते हैं क्यों। माय बैड हियर, इसका उत्तर होगा ए, क्षत्रिय। ठीक है, ये समझ में आ गया कि यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी, और इसमें ये ध्यान रखना है, बहुत ट्रिकी है, इसमें दोनों ज छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ए है, माफ़ कीजिएगा पहले गलती के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ठीक है, ऑप्शन घर, स्नेह, छेद, डी या फिर ई। तो आपको बता दें कि जो शब्द हैं तत्सम और तद्भव दो प्रकार के होते हैं। तत्सम जो कि संस्कृत का मूल शब्द है, ठीक है, और तद्भव जो होता है जो वक्त के साथ, समय के साथ जो भाषा में शब्दों में विकार आता है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो लेकिन अभी हमें तत्सम करना है, तो कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो ऑप्शन देखिए, घर, स्नेह, छेद, डी या फिर ई।
तो जो घर है बच्चों वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है गृह, ठीक है। और छेद का जो तत्सम शब्द है वो है छिद्र। लेकिन स्नेह जो है साथियों ये तत्सम शब्द है। ओके, तो उत्तर ये होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? ऑप्शन देखिए, बाघ, परीक्षा, चाय, डी या फिर ई। तो आसान है, मुझे उम्मीद है सबको आता होगा। इसका उत्तर है सी यानी चाय, ठीक है। तो चाय जो है वो एक चीनी भाषा का शब्द है, याद रखना है। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? रूढ़, यौगिक या फिर योगरूढ़, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों ए, रूढ़, ठीक है। तो देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जो कि लिखा हुआ है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई स्वतंत्र या सार्थक अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हाथ, हाथ को तोड़ लो, मतलब वैसे नहीं तोड़ना है, शब्द को तोड़ो, हाँ जमा था, कोई शब्द बना इससे क्या? हाँ, हा का कोई मतलब है नहीं, थ का कोई मतलब है नहीं, लेकिन इन दोनों को जोड़ देंगे तो हाथ बनेगा। तो ये इसका उत्तर रूढ़ हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन देखो, उसे मत ले जाओ, बालिका लजाती है, सेवक नदी से गागर भरता है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों बी, बालिका लजाती है, ठीक है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखना है कि नहीं होती है। तो इसका उत्तर है बी, बालिका लजाती है, ठीक है। उसे मत ले जाओ, इसमें जो सकर्मक रूप है वो प्रेरणार्थक है, ठीक है, और ये भी सकर्मक है, सी वाला भी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? आप ऑप्शन देखिए, आवारा, बौरा, परवल, डी या फिर ई। मैं आपको बता दूं कि देशज शब्द जो होते हैं वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति स्थानीय बोलियों या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भारत में ही हुई है और उनका कोई ज्ञात तत्सम या फिर मूल नहीं होता है। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, परवल, क्योंकि आवारा जो है ये विदेशज शब्द है फारसी का, ठीक है। और भौरा तद्भव शब्द है, अपना ही है, संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत के भ्रमर शब्द से भौरा बनता है। तो ऑप्शन इसका है सी, परवल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है आपको। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये सब अच्छे से कर लीजिए, बहुत सारे प्रश्न देखिए। चलिए, तो कौन सा इसमें से रूढ़ नहीं है? ऑप्शन देखिए, लकड़ी, जलधारा, महर्षि, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि जलधारा भी नहीं है, जलधारा एक यौगिक शब्द है, ठीक है। महर्षि भी यौगिक ही शब्द है, ठीक है। तो बी और सी दोनों ही रूढ़ शब्द नहीं है, तो फिर इसका उत्तर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक। अगला शब्द, प्रश्न, खारिज किस भाषा का शब्द है? ठीक, ऑप्शन अरबी, फारसी, तुर्की, डी या फिर ई। तो याद रखिएगा इसका उत्तर है ए, अरबी। खारिज जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना है। कोमलांगिनी का कोमलांगी, शुश्रूषा का शुश्रूषा, महात्म का महात्म्य, डी या फिर ई। तो साथियों इसमें ना उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए, क्योंकि नहीं पूछा है, सब सही है, ठीक। अगला प्रश्न, उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बता दिया गया है पहले ही, तो इसका उत्तर है ए, उज्ज्वल। ऊ के बाद आधा ज 2 बार है, दोनों बार आधा आधा ज है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग
जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कर्सर, चिप, कमांड, डी या फिर ई। ठीक है, हम आपको बता दें, ये होता है ना जो ये कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा, यही इसी को माउस से घुमाते हैं, इसको कर्सर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है ए, कर्सर। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? बहुत आसान है, जिसको आता है। ऑप्शन देखिए, हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम है, कमेंट में बताइए। चलिए, हम अपनी क्लास में बोलते हैं, जो बता देगा उसको एक चॉकलेट। आपको एक चॉकलेट नहीं मिलेगा, आपको हार्ट मिलेगा, हार्ट मिलेगा। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम कमेंट में बताइए। चलिए, अगला शब्द, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? आसान है ना? श्रृंगार है कि वीर है या वात्सल्य है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, वात्सल्य। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, डी या फिर ई। तो देख लीजिए, हिंदी भाषा का उद्भव बोला गया है, तो इसका उत्तर सी होगा, 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चरित, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन देखिए, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों बी, धीरोदात्त। ठीक है, जैसे भगवान श्री राम। अगला प्रश्न, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन व्यय, विकारी, अविकारी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, अविकारी शब्द। देखिए, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, धीरे धीरे, है कि नहीं? इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, बदलेगा ही नहीं। क्या बहुत सारे धीरे धीरे, धीरा धीरा हो जाएगा? नहीं, है ना? तो इसका उत्तर है सी, अविकारी शब्द। तो गणित से है, राम एक कार को 12 घंटे में मरम्मत कर देता है। राम और श्याम जब एक साथ काम करते हैं उस कार को 8 घंटे में मरम्मत कर सकते हैं। यदि श्याम अकेले काम करता है तो वह उस कार की मरम्मत कितने घंटे में कर देगा? ऑप्शन देखिए, 16, 24, 10, डी या फिर ई। मैं आपको गणित के प्रश्नों में सीधे सीधे जवाब दे दूंगी ताकि आप लेट ना करें और आपको सीधे आंसर मिल जाए और देर ना हो, क्योंकि अभी आगे बहुत बड़ा पेपर है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, यानी 24। अगला प्रश्न देखते हैं, 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रक को 54 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उस ट्रक को आवश्यक डीजल की मात्रा है। ऑप्शन 25 लीटर, 100 लीटर, 50 लीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों ई, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, अगला देखते हैं प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र में ट्रायंगल MNO एक समकोण त्रिभुज है। समकोण, इसकी भुजाएं MN और NO क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। भुजा MO, ये वाली भुजा पर लंब NP की लंबाई क्या है? ऑप्शन 3.6 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों आपका सी, यानी 4.8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक पेंटर बाबू
4 कारों को कितने तरीकों से रंग सकता है यदि उसके पास 10 रंग हैं और प्रत्येक कार को अलग अलग रंगों से रंगा जाए? ऑप्शन 6 फैक्टोरियल, 10 परमुटेशन 4, 10 कॉम्बिनेशन 4, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों डी, 10 परमुटेशन 4 यानी 10p4। अगला प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न। शीला एक काम को 20 दिनों में पूरा कर लेती है जबकि मीना उसी काम को केवल 15 दिनों में पूरा कर देती है। यदि दोनों मिलकर काम करती हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 6 1/2, 8 4/7, 10 2/3, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, 8 4/7। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति को 7,500 प्रति माह की तनख्वाह पर नियुक्त किया गया है। यदि प्रत्येक वर्ष के पश्चात उसकी तनख्वाह एक नियत राशि 325 से बढ़ा दी जाती है तो उसकी तनख्वाह 8 वर्ष पश्चात कितनी होगी? ऑप्शन देखिए, 9,775, 12,350, 15,550, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए, 9,775। ठीक है, ये एक समानांतर श्रेणी का प्रश्न है, ये हिंट दे देते हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदुओं 2,3 और -1,5 से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु है। ऑप्शन -2,4, 1/2,4, -13/6,0, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्यों है? क्योंकि जो इसका उत्तर होना चाहिए ना, मेरी तरफ से एक गलती हुई है, इसका उत्तर होगा सी, -13/6,0। ठीक है, प्लीज़ पहले वाले को छोड़ दीजिएगा, यही है। अगला प्रश्न देखिए, एक शंखाकार टोपी की आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन 100 पाई सेंटीमीटर, 100√5 पाई सेंटीमीटर, 100√3 पाई सेंटीमीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों बी, 100√5 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि देखिए, अभी साइंस आ गया, विज्ञान। ठीक है, एक रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं। ठीक है, रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो किस में मदद करते हैं? ऑप्शन देखिए, आरबीसी उत्पादन में, रक्त स्कंदन में, डब्ल्यूबीसी उत्पादन में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सही, रक्त स्कंदन में। कि देखिए, प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टिकाणु का जो काम है वो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जिससे शरीर का अत्यधिक खून बहना रुक जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन फल, विंटरग्रीन का तेल, पेट्रोलियम, डी या फिर ई। प्रश्न है एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, पेट्रोलियम। क्यों है सुनिए, औद्योगिक स्तर पर बेंजीन, टॉल्यूइन जैसे प्रमुख एरोमेटिक यौगिकों के सबसे बड़े और मुख्य प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। विंटरग्रीन का तेल भी एरोमेटिक होता है, परंतु मुख्य रूप से औद्योगिक स्रोत पेट्रोलियम और कोयला ही है। ठीक है, पेट्रोलियम एंड कोयला याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। ऑप्शन शाखाओं की संख्या की गणना से, ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, पेड़ की ऊंचाई के माप से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसी पेड़ की सटीक आयु की गणना
उसके तने के अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन में उपस्थित वार्षिक वलियों यानी एनुअल रिंग्स जो होती हैं उसकी संख्या को गिनकर की जाती है। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है। ऑप्शन चक्रीय, विसरित, रैखिक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी यानी रैखिक। अगला प्रश्न, अनुलिपिकरण समापन होता है। ऑप्शन UAA, UAU, UGC, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए UAA। ठीक है, देखिए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आनुवांशिक कूट की समाप्ति यानी टर्मिनेशन के लिए 3 समापन त्रिक जिम्मेदार होते हैं। UAU, UAA, UAG एंड UGA। बता दे रहे हैं, एक तो UAA हो गया, एक UAG और एक है UGA। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए 6, 8, 12, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी यानी 8। ठीक है, केंचुए में कुल 4 जोड़े पार्श्व हृदय यानी लेटरल हार्ट्स पाए जाते हैं जो शरीर के 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इनको कुल करेंगे, जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 8। और अगला देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी जाइमेज। देखिए किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में यीस्ट में मौजूद जाइमेज नामक एंजाइम कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन प्रवर्धक के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, दोलित्र के रूप में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी दिष्टकारी के रूप में। देखिए डायोड केवल एक ही दिशा में विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। इसी गुण के कारण इसका मुख्य उपयोग प्रत्यावर्ती एसी यानी एसी को दिष्ट यानी डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, G20 का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में है। ऑप्शन ब्राज़ील, चीन, जापान, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए ब्राज़ील। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है। ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डी या फिर ई। आसान है, इसका उत्तर है ए वल्लभ भाई पटेल। देखिए गुजरात के केवड़िया के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात के केवड़िया के नर्मदा नदी के तट पर क्या स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। याद रखना है इस बात को। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था। ऑप्शन सियाराम दल, आज़ाद दस्ता, आनंद दल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि आज़ाद दस्ता भी था और सियाराम दल भी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खान, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार के गांधी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री नहीं बल्कि बाबू शकुन चौधरी या फिर स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर अनुग्रह नारायण, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है, और विशेष तौर पर मास्टर महतो या बाबू जनकधारी प्रसाद सिंह आदि को
उनके कार्यों के लिए याद किया जाता है। ठीक है, पर मुख्य रूप से बाबू शगुन चौधरी को ही दी जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के रूप में किस देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन देखिए, मैक्सिको, यूरोपीय आयोग, स्पेन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, स्पेन। तो ये करंट अफेयर्स का है, तो अभी इसका कोई काम नहीं है। उसी तरह अगला आप देखते हैं, 500 करोड़ की अनुमति लागत, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए 2025 का सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल था, अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? ऑप्शन, फिनलैंड, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों, इसका उत्तर रहेगा ए, फिनलैंड। ठीक है, तो अप्रैल 2023 में फिनलैंड औपचारिक रूप से सैन्य संगठन नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि नाटो का नाम आ गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक दी गई है? अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब नया करंट अफेयर्स पढ़िए, उससे सवाल बनेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वो है सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, 93 मिलियन मील, 103 मिलियन मील, 83 मिलियन मील, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, ए है, 93 मिलियन मील। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है, जो मील के बदलने पर लगभग 93 मिलियन मील के बराबर होती है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? बहुत आसान प्रश्न है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, केंद्रीय ध्रुव, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न देखिए, रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? ऑप्शन, ज्वालामुखी उद्वार, बाढ़ की तीव्रता, भूकंप, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, भूकंप। अगला प्रश्न, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन, लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, जनसंख्या घनत्व। देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल, जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, ये सवाल आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन, सुहागपुर, रानीगंज, धनबाद, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, धनबाद। तो झारखंड में है सबसे पहली बात धनबाद। ठीक है, और इसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, डी या फिर ई। आसान है, इसका उत्तर है सी, केरल। ये सवाल मानिए यूपीएससी में पूछा गया है, इतना इम्पॉर्टेंट है और स्टेट के एग्जाम में तो आता ही आता है। अगला प्रश्न देखिए, जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले में से संबंध रखते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त है? ऑप्शन, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों ए, मुजफ्फरपुर। आपकी जानकारी के लिए सुनिए, महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जुब्बा साहनी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। मुजफ्फरपुर में भी अगर ध्यान दें तो मीनापुर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में हुआ है। ठीक है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन, कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, डी या फिर ई।
आसान है, इसका उत्तर है सी, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? ऑप्शन देखिए, अफगान, ईरानी, मुगल, डी या फिर ई। बहुत आसान है, इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तात्या टोपे और राव साहब ने की थी मदद, इन लोगों में से किसी ने नहीं की थी। अगला प्रश्न देखिए, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? आसान है, ऑप्शन देख लीजिए, देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी पुकारते हैं? ऑप्शन देखिए, एम.जी. रानाडे, जी.के. गोखले, जी.एच. देशमुख, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, जी.एच. देशमुख। अगला प्रश्न, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? ऑप्शन 1870, 1880, 1890, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, आ भी जाएगा ना तो फिर इतनी सारी चीज़ें याद करनी होती है कि ये वाली चीज़ नहीं कोई याद करता है, तो कुछ प्रश्न बने ही होते हैं छोड़े जाने के लिए। अच्छा, अगला प्रश्न आप देखिए, हिंदू मेला किसने संगठित किया? ऑप्शन राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, अरबिंदो घोष, डी या फिर ई। इसका उत्तर साथियों बी, नवगोपाल घोष मित्र, नवगोपाल मित्र। ठीक है, अच्छा सुनिए, वर्ष 1867 में कलकत्ता में हिंदू मेला की स्थापना इन्होंने की, किसने? नवगोपाल मित्र ने। किसके सहयोग से की? तो राजनारायण बोस और द्विजेंद्र नाथ टैगोर के सहयोग से किया। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? ऑप्शन 1859, 1861, 1863, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों सी, 1863। तो बिहार के सबसे पुराने उच्च शिक्षा केंद्रों में से एक पटना कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 2 जनवरी 1863 को हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तब गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अच्छा करने वाले कौन थे इसको स्थापना? लाला हरदयाल, मोहन सिंह बखना। और भी इम्पोर्टेंट लोग हैं बट ये दोनों इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? लाला हरदयाल, मैं लिख दे रही हूँ, लाला हरदयाल, और अगले हैं सोहन सिंह बकना। ठीक है, अच्छा आखिरी प्रश्न, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, एनी बेसेंट। ये कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ लेंगे तो वो थी कौन? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? तो 1935 में बनी थी, याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही ये वाली सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है। कल हम लोग नई वीडियो लेकर आएंगे, नए मॉक टेस्ट लेके आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे मॉक टेस्ट बनाइए, ऑल मॉक टेस्ट जितने भी अभी तक अपलोडेड हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नो मैटर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस ज़रूरी है और प्रैक्टिस यहीं से कीजिए। मॉकटॉप के चैनल पे सारे प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं कमेंट कीजिए, हम लाके आपको मुहैया कराएंगे। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।